लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी, तेजस्वी का एनडीए पर बड़ा हमला। कहा कि एनडीए ने अब तक सीएम चेहरा नहीं बताया है, एनडीए को सबक सिखाएगी जनता, दवाई पढ़ाई सिंचाई वाली सरकार बनेगी। तो देखिए, तेजस्वी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि एनडीए ने अभी तक सीएम चेहरा नहीं घोषित किया है और सीएम नीतीश का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी ने और महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम वादे किए गए हैं, हर घर नौकरी देने का भी वादा तेजस्वी कर रहे हैं और तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र का नाम उन्होंने दिया है। बताते चले आपको, उनका ये भी कहना है कि इस बार दवाई पढ़ाई सिंचाई वाली सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे, वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है। बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा। तो देखिए, महागठबंधन ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया और अब बारी है एनडीए की। बता दें आपको, 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होना है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए घोषणा पत्र जारी करेगा। पटना में घोषणा पत्र जारी होने वाला है और इसके लिए तारीख 30 अक्टूबर बताई जा रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर को एनडीए घोषणा पत्र जारी कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में घोषणा पत्र जारी किया जाना है। और अब मुख्यमंत्री में बात करने वाले हैं हम लोग प्रशांत किशोर की। देखिए, प्रशांत किशोर के वोटर आईडी का यह मामला है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में यह दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी हैं, जिसे लेकर के अब विरोधी उन पर हमलावर हैं। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र करगहर, राज्य बिहार। मतदाता का नाम प्रशांत किशोर, विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर, राज्य पश्चिम बंगाल। ये 2 वोटर आई कार्ड एक ही मतदाता के हैं। मतदाता भी कोई आम नहीं। बिहार में बदलाव की दहाड़ मार रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर। पीके के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने के मामले का खुलासा होते ही निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया। इधर विरोधी इसे लेकर अब पीके को घेरने में लग गए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के मतदाता हैं। आमतौर पर अगर उनकी पार्टी की बिहार में कोई वास्तविक उपस्थिति होती तो यह एक बड़ा विवाद होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जनसुराज का कोई महत्व नहीं है। दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है। जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं। तो क्या इस उम्मीद
लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं। महागठबंधन के नेताओं को भी पीके पर हमला करने का मौका मिला तो वो कहां चूकने वाले थे। अब आप चुनाव आयोग को जवाब दीजिए कि SIR के बाद भी आपका पश्चिम बंगाल में और करगहर विधानसभा में 2 जगह नाम कैसे आ गया। इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर कोई कहीं जाके रहता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए रहता है तो वहाँ पे वो अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करा सकता है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है हमारी तो समझ में नहीं आ रही है बात। झूठ मूठ के कोई बात का बतंगड़ बनाना चाहता है तो कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन देखे कि वो उनके एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस किया, उनका नाम वहाँ वोटर लिस्ट से कटा है नहीं कटा है। लालू नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करने वाले प्रशांत किशोर अब अपने मतदाता प्रमाण को लेकर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देखना होगा निर्वाचन आयोग के नोटिस के जवाब में पीके की क्या प्रतिक्रिया होती है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि 17% आबादी वाले को मौका नहीं मिलता। अब ओवैसी के इस बयान पर सियासत सुलझ गई है। जिसकी आबादी 3% की नहीं है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। बिहार में चुनाव कौन जीतेगा ये तय होने में अभी करीब 2.5 हफ्ते का वक्त बचा है, पर कौन किस पद पर बैठेगा इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। हाल ही में महागठबंधन ने घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो तेजस्वी यादव सीएम और खुद सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, पर यह बात AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी। बिहार में कहता है कि अब के बार मल्लाह का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? ओवैसी ने बिना तेजस्वी और मुकेश सहनी का नाम लिए महागठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। महागठबंधन ने ओवैसी के इस बयान को बेमानी बता दिया और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट। तो हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, देश के वो 68% लोग जो इस सरकार और इस व्यवस्था के खिलाफ मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी का कोई एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दों पर बात की हो। वो आदमी सिर्फ कम्युनल एजेंडे पर बात करता है जैसे भाजपा के लोग बात करते हैं। वो भाजपा की मदद करने के लिए देश के हर राज्य में वो आदमी पहुंच जा रहा है। ओवैसी साहब, आप शायद तेजस्वी जी के बयान को नहीं सुने हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बेचैनी दिखा रही है और जो अल्पसंख्यक हितैषी होने का ढोंग कर रही है, उनकी बेचैनी को हम जल्द ही पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ओवैसी ने महागठबंधन पर टिकट बंटवारे में भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुसलमान यानी तेजस्वी के MY समीकरण का M और इस M पर ओवैसी की भी नजर है। अब देखना होगा कि ओवैसी की चुनावी चाल आरजेडी का खेल खराब करती है या AIMIM बस बुटकटवा बनकर रह जाता है। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई है। आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के युवाओं को अन्य राज्यों में रोजगार ढूंढना पड़ता था और उन्हें बिहारी के नाम पर अपमान झेलना पड़ता था। उस वक्त नौकरियों के लिए वैकेंसी नहीं के बराबर निकलती थी और कुछ पदों पर बहाली निकलती भी थी तो सत्ता के संरक्षण में नौकरी का सौदा हो जाता था। ये एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2005 से पहले कार्यरत सरकारी कर्मियों का बुरा हाल था। ना काम करने का माहौल था, ना सुविधाएं थी
और हर महीने वेतन और पेंशन भी नहीं मिलती थी। आजकल वही लोग सत्ता के लोभ में हवाई वादे कर रहे हैं। नीतीश कुमार का ये पोस्ट जमकर आरजेडी पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमितराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, घोषणा पत्र जारी होने के बाद ये पोस्ट कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए पहले क्या हाल था और ये वादे जो हैं केवल झूठे हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आपसे कुछ देर पहले महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें कई वादे किए गए। जाहिर तौर पे कई बड़े वादे थे और उसके बाद नीतीश कुमार के एक्स पर ये पोस्ट आना और 2005 के पहले की सरकार पर निशाना साधना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पहली बार है कि इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने लिखी है, जब उसमें उन्होंने लिखा कि पहले नौकरी नहीं था, वैकेंसी नहीं के बराबर निकलता था और जो निकलता था उसके सरकारी संरक्षण में नौकरी का सौदा हो जाता था। ये तो अलग बात है, लेकिन सरकारी कर्मियों के बारे में जो बातें लिखी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2005 से पहले सरकारी कर्मी जो होते थे उन्हें समय पर न वेतन मिलता था न सुविधा। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की है कि जो भी रोजगार के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि हर घर में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, 2005 के पहले सरकारी नौकरी जिन्हें दी जाती थी उनकी स्थिति क्या थी वो बताने की कोशिश की और जनता को समझाने की कोशिश की गई है कि भाई जो वादा किया जा रहा है घोषणा पत्र में उसके पहले 2005 के पहले का इतिहास जान लीजिए। जाहिर तौर पर बहुत एक एक करके कई पॉइंट देकर नीतीश कुमार ने निशाना साधा है और उसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि न पहले काम करने का माहौल था न सुविधाएं थी और कई बार कर्मियों को 6 महीने तक गुजर जाता था, वेतन और पेंशन नहीं मिलता था। जाहिर तौर पे इसमें पूरे महत्वपूर्ण बातें एक तरीके से नीतीश कुमार ने कहने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव ने जो आज घोषणा की और नीतीश कुमार बिहार की जनता को सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 के पहले की परिस्थिति क्या थी। जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त तरीके से चल रहा है। नीतीश तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्कुल ये ट्वीट ये दिखाता है कि एक तरीके से किस तरीके से आरजेडी का जो इतिहास रहा है वो उसी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है नीतीश कुमार के ये लिखने के बाद। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमृत। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। बिहार में देखिए छठ महापर्व के गुजरने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है, यानी कि समापन जैसे ही छठ का हुआ है इसके बाद अब सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मोदी नीतीश मिलकर बिहार को ठग रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के अजय आलोक ने उन्हें नालायक बता दिया। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है। बिहार में महापर्व छठ की धूम खत्म हो चुकी है, पर लोकतंत्र का महापर्व अब भी अपने परवान पर है। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन किस प्रकार से जो है को हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस ठूस करके ट्रेन में जो आ गए, कहाँ गया इनका स्पेशल ट्रेन। इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, हर चीज़ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। अब ये चलने वाला नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने बिल्कुल भी देर नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पहले तो उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की नसीहत दी। सावन में मटन खाते हैं, प्लेन में बर्थडे केक काटते हैं, बात करते हैं ट्रेन की। आँख में तो मोतियाबिंद हो गया इतनी कम उम्र में, दिख ही नहीं रहा है कि रेल क्या हो गया है। रेल में रेलवे स्टेशन पे छठी भैया के गीत बज जाए। ये रही लिस्ट, पटना से कितनी ट्रेनें चल रही हैं, ये है लिस्ट। ये देख रहे हैं 1 2, ये पटना से सिर्फ चल रही है। 6,000 ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी हैं। आज 28 अक्टूबर है, आज से 6,000 ट्रेन और चलेंगी और 30 नवंबर तक चलेंगी। तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही तय था, जिसके जवाब में अजय आलोक ने उन्हें नालायक तक बता दिया। एसआईआर सर बिहार के बाद पूरे देश में 12 राज्यों में, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो करना ही था, तो पहले से उन लोगों ने बोला था करें। बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार मॉडल पूरे देश में चलेगा। ये कहते हैं इसमें नया क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है एसआईआर में, स्टालिन को संदेह लगता है एसआईआर में। हम बोले ना ये सब पागल हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। न नायक है न जननायक है, ये एक्चुअली नालायक है।
चुनाव से पहले जनता के बीच परसेप्शन बनाने के लिए पार्टियां अपने नेताओं को अलग अलग उपनाम दे रही हैं। कोई नायक, कोई जननायक, तो कोई जनसेवक कह रहा है, पर जनता किसे अपना नेता मानती है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी कि ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। और आज की वायरल तस्वीर है कटिहार से, जहां महागठबंधन के नेता जनता से वोट की अपील करने के लिए पहुंचे, पर जनता उन्हें घेर कर काम का हिसाब किताब लेने लग गई। नाम की नहीं है, जाने का सवाल नहीं है, यहाँ नाम की नहीं है। आप घेर रहे हैं हम लोग, क्या करें? आज मेरा मौका है, आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना, कल आपके घर में जाके बोल सकते हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम कटिहार में जनता से समर्थन मांगने पहुंचे थे, पर उल्टा विरोध का सामना करना पड़ गया। तस्वीर बलरामपुर विधानसभा के चापाखोर गांव की है। महागठबंधन के दो दिग्गज, अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक, अपने गठबंधन के लिए जनता का समर्थन जुटाने पहुंचे, पर इन्हें क्या पता था कि जनता भी इन्हीं की ताक में बैठी है। नहीं, नाम की नहीं है, जाने का सवाल नहीं है, यहाँ नाम की नहीं है। आप घेर रहे हैं हम लोग, क्या करें? घेरेंगे, आज मेरा मौका है, आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना, कल आपके घर में चल जाएंगे। बिहार के सबसे अधिक अल्पसंख्यक बहुल मतदाता वाले विधानसभा में से एक बलरामपुर में दोनों नेताओं को पब्लिक ने विकास के मुद्दे पर घेर कर जबरदस्त आक्रोश दिखाया। जनता इनकी कोई दलील सुनने को राजी नहीं थी। अंत में दोनों नेताओं को उस इलाके में प्रचार छोड़कर निकलना पड़ा। बताते चले कि बंगाल से सटे कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस का सांसद और माले का विधायक चुन रहे हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में विकास नहीं होने पर लोग अब नेताजी से हिसाब मांग रहे हैं। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। सासाराम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को देगी मौका? करनसराय के अल्पसंख्यक मोहल्ले में लोगों से बातचीत की है हमारे सासाराम संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। कारण यह है कि 11 नवंबर को यहां मतदान होना है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मैं अभी हूं सासाराम के करनसराय मोहल्ले में और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों का क्या राय विचार है, क्या राय शुमारी है। देखिए, कहना ये है कि सरकार जो है कोई भी आए, लेकिन मुस्लिम के पक्ष में कोई उतना काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर जो 2% है, 4% है, उसको टिकट अधिक से अधिक मिल जाता है। हम लोग 19% हम लोग हैं। मात्र कितना टिकट मिले हैं? बहुत कम टिकट मिले हैं। आज डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम जो है, अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम जो है ये बनेंगे, मुकेश सहनी बनेंगे। ठीक है, क्या ये 4% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनना अच्छी बात है? 19% वाले जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर जो है ये दोगली पॉलिसी चला जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद फखर आलम बज़मी। और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या माहौल है ससुराल में? माहौल बहुत बढ़िया है। चारों तरफ एनडीए मय बना हुआ है और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं। और जहां तक हमारे बजनी भाई ने सवाल रखा है उप मुख्यमंत्री का, तो मैं भी चाहूंगा कि मुसलमानों की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और ये भाजपा ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी पार्टी बनाए, क्योंकि 19% और 1% और 4% की बात हो रही है। तो 4% में महतो आते हैं, 14% में यादव आते हैं, 19% में मुसलमान आते हैं। मैं भी चाहूंगा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए एनडीए को। अच्छा, ये अभी जो माहौल चल रहा है उसमें नीतीश जी भी कई घोषणाएं कर रहे हैं और तेजस्वी जी भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे और जो हम लोग वादा कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।